हेलो बच्चों, विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के प्रकरण 1 दैनिक जीवन में विज्ञान पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम कृषि, यातायात, संचार, अंतरिक्ष, रक्षा, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में विज्ञान के योगदान को जानेंगे तथा विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में भी हम जानेंगे। दैनिक जीवन में विज्ञान यानी कि साइंस इन डेली लाइव्स क्या है? दैनिक जीवन यानी कि जो हमारी पूरी दिनचर्या होती है, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक पूरे दिन में हम पूरी तरह से विज्ञान से घिरे हुए हैं। हमारे सारे काम विज्ञान के द्वारा ही संभव है। विज्ञान के द्वारा ही हम सुबह से रात तक के अपने सारे कार्य पूर्ण कर पाते हैं। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले हम बात करते हैं विज्ञान। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान एक विशेष ज्ञान है जिसके अंतर्गत अवधारणा करना, प्रश्न करना, अवधारणा बनाना, तथ्य बनाना एवं प्रयोग करना, इन सभी विधियों का होना शामिल होता है। तो विज्ञान की विभिन्न विधियों के बारे में हम यहाँ बताएंगे। विज्ञान की सबसे पहली विधि या चरण है प्रश्न करना यानी कि जिज्ञासा करना। इसके अंतर्गत जब हम किसी घटना को देखते हैं तो हमारे मन में प्रश्न उठता है। विज्ञान का अगला चरण है परिकल्पना करना यानी कि हाइपोथेसिस, कोई भी अवधारणा को बनाना। उसके बाद अगली विधि है पूर्वानुमान यानी कि प्रिडिक्शन करना यानी कि कोई भविष्यवाणी बनाना। अगला चरण है विज्ञान का विश्लेषण। इसके अंतर्गत हम बहुत सारे अध्ययन करते हैं और बहुत सारे आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, उसके ऊपर हम अपने प्रयोगों को करते हैं। तो विज्ञान का अगला चरण है प्रयोग करना। प्रयोग करना, विश्लेषण करना और पूर्वानुमान लगाना, ये तीनों विधियां निरंतर लगातार आपस में चलती रहती हैं जब तक कि कोई निष्कर्ष ना निकले। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, दैनिक जीवन में विज्ञान की देन। दैनिक जीवन में विज्ञान की देन अगर हम देखें तो हमारे चारों तरफ जो उपकरण हैं, चारों तरफ जो चीजें हैं, वो सभी विज्ञान ने दी हैं। जैसे कि ये बल्ब आप देख रहे हैं, ये हमें प्रकाश देता है। इसी तरह से कई दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली प्रकाश देने वाली चीजें हैं, ट्यूबलाइट्स या CFL। अब हम आगे देखते हैं कि ये टीवी जो मनोरंजन का साधन है। इसी तरह से कंप्यूटर हुआ या फोन हुआ, ये भी हमारे मनोरंजन के साधन हैं। ये साइकिल, 2 पहिए के वाहन जिसमें मोटरसाइकिल, स्कूटी, अन्य साधन आते हैं। इनसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, जिनसे हमारा समय बचता है। बच्चों, आग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग है। इसके बिना तो हमारा जीवन संभव ही नहीं है। इसकी खोज ने हमारे जीवन में एक क्रांति सी ला दी है, क्योंकि आग के द्वारा ही हमारा भोजन तैयार होता है और हमें ऊर्जा मिलती है और हम अपना पूरा कार्य को करते हैं, अपना जीवन निर्वाह कर पाते हैं। फोन का इस्तेमाल आजकल हर जगह हो रहा है। ये हमारे लिए अति आवश्यक बन गया है। फोन के द्वारा हम अपने कई कार्यों को पूर्ण कर पाते हैं, हम अपनी शिक्षा ले पाते हैं, हम मनोरंजन के लिए भी इसे उपयोग में लाते हैं। बस यानी कि 4 पहिए का वाहन, इसी तरह और भी कई वाहन हैं जिसमें ट्रक, कार, इस तरह के उपकरण और साधन शामिल हैं, जिनका हम अपने विज्ञान के द्वारा ही उपयोग करना सीखे हैं, जिनसे हमारी जो जीवन है वो बहुत ही सुविधाजनक बना है। बच्चों, हम बात करते हैं हमारी किचन में जो उपकरण उपयोग में आते हैं, बहुत सारे, जैसे कि कुकर हुआ, सोलर कुकर हुआ, प्रेशर कुकर हुआ, इस तरह के उपकरण और कई सारे ऐसे उपकरण हैं जिनके द्वारा हम अपने घरेलू काम कर पाते हैं। इसी के अंतर्गत आता है कंप्यूटर्स आजकल बहुत उपयोगी हो गया है। इसके द्वारा हम बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करते हैं, हम अपने बहुत कार्यालय के कार्य निपटाते हैं। इसमें हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को, मेमोरीज को सेव भी कर सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही
सुविधाजनक बन गया है और हमारा जीवन बहुत ही आसान बना है। इसी कड़ी में आता है पंखा, यानी कि जब गर्मियों में हमें गर्मी लगती है तो हम पंखा यानी कि एसी और भी कई ऐसे उपकरण हैं जो हमें ठंडक पहुंचाते हैं और जिनसे हमारा जीवन सरल बनता है, सुविधाजनक बनता है और हमें आराम मिलता है। बच्चों, विज्ञान का कार्य है हमारे जीवन को सरल बनाना, सुगम बनाना। बच्चों, उपग्रह का भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये उपग्रह का हमारे जीवन में कैसे योगदान है, ये तो हमारे आसपास नहीं है और ना ही हम इसके बारे में जानते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि उपग्रह से हमारे दैनिक जीवन में कई सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, कई सारे ऐसे कार्य होते हैं जो इसके द्वारा ही संभव हैं। जैसे कि आप जब बैठे अपने किसी रिश्तेदार से बात करते हो या फिर फ़ोन पर किसी को हम मैसेज देते हैं या हमारी फ़ोन पर किसी अन्य दोस्त से या किसी रिलेटिव से बात होती है, तो वो इसी उपग्रह के द्वारा ही संभव हो पाती है। या हम बताएं कि जब हमें किसी दूसरे व्यक्ति का या अपने किसी जानने वाले की लोकेशन या उसकी स्थिति के बारे में पता लगाना होता है, तो उसमें ये उपग्रह बहुत हेल्प करता है। तो इस तरह से हम उपग्रह की योगदान के बारे में जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये उपग्रह काम कैसे करता है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हवा में लटका रहता है और ये किस तरह से हमारे कार्यों में मदद करता है। बच्चों, मैं बताना चाहती हूँ कि आप सभी को ज्ञात है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल काफ़ी अधिक होता है, जिसकी वजह से हम कोई भी वस्तु जब हम ऊपर उठाते हैं तो वो सीधे नीचे आती है। तो लेकिन ये उपग्रह ऊपर कैसे टिका रहता है, तो आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। उपग्रह एक ऐसी, इस तरह से मान लीजिए कि ये उपग्रह है और मैं एक बड़ा ऑब्जेक्ट हूं, यानी कि ग्रह। उपग्रह क्या होता है, कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट बड़े ऑब्जेक्ट के जब लगातार चक्कर लगाता है और समान गति से चक्कर लगाता है तो वो इस तरह से हवा में टिका रहता है। वो इसलिए टिका रहता है क्योंकि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो उसका जो प्रभाव है उस वस्तु पर प्रभाव पूरी तरह से नगण्य हो जाता है, यानी कि बिल्कुल कम हो जाता है और वो अब उस पर हावी नहीं हो पाता। तो इस तरह से वो वस्तु हवा में पूरी तरह से टिकी रहती है। जैसे कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को लगातार एक समान गति से घुमा रही हूँ तो ये चल रहा है, अगर समान गति में अगर मैं कोई अंतर लाती हूँ तो ये अचानक से नीचे आ जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने जैसे ही गति में परिवर्तन लाया तो ये नीचे आ गया। तो इस तरह से उपग्रह ऊपर टिका रहता है और हमारे कार्यों में मदद करता है। उपग्रह के दोनों तरफ सोलर पैनल होते हैं जो उसे लगातार ऊर्जा प्रदान करते हैं और जिससे वो वहां पर वर्क करता है। उपग्रह में ट्रांसमीटर और रिसीवर्स होते हैं जिससे वो मैसेज हमें देते हैं और लेते हैं, और धरती पर बैठकर हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें रिमोट मॉनिटरिंग भी होती है। और उसके अंतर्गत बड़े बड़े कैमरे भी लगे होते हैं। किसी किसी उपग्रह में स्कैनर होते हैं जिसके द्वारा वो पिक्चर्स हमें नीचे भेजे जाते हैं। तो इस तरह से उपग्रह कार्य करता है। ये कई तरह के होते हैं जिनका साइज टीवी के बराबर भी हो सकता है और एक बड़े ट्रक के बराबर भी हो सकता है या उससे भी अधिक हो सकता है। तो इस तरह से हमने जाना कि विज्ञान ने हमें कितना कुछ दिया है, विज्ञान ने हमारी किस तरह से मदद की है और हमारा जीवन कितना सरल बनाया है, कितना सुविधाजनक बनाया है। बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं परंपरागत एवं वर्तमान समय में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के उपयोग, यानी कि पुराने समय में विज्ञान के क्या क्या आविष्कार थे और किस तरह के उपकरण हम अपने उपयोग में लाते थे, और उसके बाद अब वर्तमान समय में उन उपकरणों की जगह हमने किन उपकरणों को दे दी है या हम अभी वर्तमान समय में कैसे कैसे साधनों का उपयोग कर रहे हैं, हम इसके बारे में अब बात करेंगे। तो ऐसे कई क्षेत्र हैं
जिसमें हम विज्ञान का उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन की। बच्चों, भोजन हमारे लिए अति आवश्यक है। उसको बनाने के लिए हमें कई उपकरणों की, कई साधनों की और कई तरह के बर्तनों की आवश्यकता होती है। तो कभी आपने ये महसूस किया है, कभी आपने ये सोचा है कि जो बर्तन हम खाने में अभी इस्तेमाल करते हैं, उन बर्तनों का क्या पहले भी उपयोग होता था, या पहले के समय में हम किस तरह के बर्तनों का उपयोग करते थे? तो चलिए हम पता लगाते हैं। पहले हम उपयोग में लाते थे मिट्टी का चूल्हा या मिट्टी के पारंपरिक बर्तन। इस तरह के बर्तनों से ही हम खाना बनाते थे, या खाना बनाने के लिए जो हम चूल्हा इस्तेमाल करते थे वो भी मिट्टी का होता था। लेकिन आज के समय में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के समय में हम गैस चूल्हा, सोलर कुकर, प्रेशर कुकर और भी ऐसे कई सारे उपकरण हैं, ऐसे कई सारे साधन हैं जिनके द्वारा हम भोजन बनाते हैं और हम विज्ञान के साधनों का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से भोजन के क्षेत्र में आपने देखा कि विज्ञान ने कितनी प्रगति की है। हम पहले किन साधनों का उपयोग करते थे और अब उन साधनों की जगह कुछ नए उपकरणों ने ले ली है। अब हम बात करते हैं कृषि के क्षेत्र में। तो बच्चों, कृषि के क्षेत्र में आपने कभी ध्यान दिया होगा कि हो सकता है कि कुछ क्षेत्र में, कुछ जगह अभी भी बैल, कुआं या गोबर की खाद या हल का उपयोग होता हो। लेकिन पुराने जमाने में, पुराने समय में जो खेती होती थी, जो कृषि होती थी, उसमें हम जो खेतों की जुताई करते थे वो हम हल के द्वारा करते थे, और उसमें जो सिंचाई होती थी वो कुएं के द्वारा या रहट के द्वारा होती थी। और हम जो खेतों में जो खाद का इस्तेमाल करते थे वो खाद भी गोबर की बनी होती थी। तो इस तरह से हम पुराने समय में, परंपरागत समय में हम कृषि में विज्ञान के उपकरणों का प्रयोग करते थे। लेकिन इनकी जगह कुछ नए उपकरणों ने ले ली है। बच्चों, आज के समय में हम खेती में जो जुताई होती है खेत में, वो ट्रैक्टर के द्वारा होती है, और हम सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं। अब हम कई तरह के उसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाओं का भी उपयोग करते हैं, जिससे कृषि में बहुत सुधार आया है और बहुत ही उन्नति हुई है। तो इस तरह से हमने देखा कि कृषि के क्षेत्र में भी कितना चेंज हुआ है। हम पुराने समय में किन चीजों का इस्तेमाल करते थे और अब उनकी जगह किन साधनों ने ले ली है। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं यातायात के साधनों की। यातायात क्या होता है? यातायात के साधन वो साधन होते हैं जिनके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और जिससे हमारा समय भी बचता है और हम आसानी भी होती है। तो पहले के समय में हम यातायात के बारे में बात करें तो बैलगाड़ी, तांगा, ऊंट, घोड़ा और ये खच्चर आदि, इस तरह के हम साधनों का उपयोग करते थे। तो पुराने जमाने के जो यातायात के साधन थे, उनका जो जगह है, उनकी जो स्थान है, वो ले ली है साइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी और पानी के जहाज, और ऐसे अन्य साधन हैं जिन्होंने उसका स्थान ले लिया है। तो इस तरह से हमने जाना कि यातायात के साधनों में भी विज्ञान ने कितना चेंज किया है, विज्ञान में कितना परिवर्तन आया है और कैसे कैसे साधनों ने उनकी जगह ली है। अब हम बात करते हैं मनोरंजन की। बच्चों, आपको पता है कि मनोरंजन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हम डेली के अपने कार्य करते करते हमें थकान हो जाती है और हमें कुछ चेंज चाहिए होता है। तो हम सभी को लगभग मनोरंजन की आवश्यकता होती है। तो मनोरंजन के लिए हमें कई उपकरणों की, कई साधनों की और कई तरीकों की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ जानेंगे कि पुराने समय में मनोरंजन करने के लिए, अपने मन को खुश करने के लिए हम किन साधनों का उपयोग करते थे। तो पुराने जमाने में
कभी कभी नाटक होते थे, कभी कभी नौटंकियां, बिरहा, कठपुतली, नृत्य। यानी कि पुराने जमाने में अगर आप बात करें अपने दादी, नानी और अपने बड़े जनों से, तो वो आपको बताएंगे कि पहले वो लोग किस तरह से अपना मनोरंजन करते थे। तो पुराने जमाने में वो लोग मनोरंजन करने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल करते थे। कभी कभी वो नाटक, कभी कभी नौटंकियां, कभी कभी कठपुतली, नृत्य, इन सभी से वो अपना मन बहलाते थे और खुश रहा करते थे। और खुश रहना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान समय में इनकी जगह किसने ले ली है। अभी हम बात करें तो मनोरंजन के लिए रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, वीडियो गेम, डीवीडी, इवन कंप्यूटर भी हम उपयोग में लाते हैं। तो इनका उपयोग करने से हमारा मनोरंजन होता है, हमारा समय व्यतीत होता है और हम फ्रेश फील करते हैं और हम में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो मनोरंजन करना भी बच्चों अति आवश्यक है। लगातार एक ही काम करते रहने से भी हमें थकान या बोरिंग महसूस हम करते हैं, इसीलिए मनोरंजन हमारे लिए अति आवश्यक है। अब हम बात करते हैं संचार की। संचार के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पहले या तो संदेश वाहक होता था या फिर डाकिया। इस तरह से हम अपने मैसेज को, अपनी जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे। लेकिन अब वर्तमान समय में देखा जाए तो इसकी जगह मोबाइल ने, टेलीफोन ने, इंटरनेट ने, कंप्यूटर ने और ईमेल ने ले ली है। तो वर्तमान समय में हमने कई सारे ऐसे उपकरणों का आविष्कार किया और उनका उपयोग करना सीखा, जिससे हम संचार के माध्यम में उनका उपयोग करना शुरू किया। अब हम बात करते हैं चिकित्सा की। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पहले जड़ी बूटी या फिर अनुमान से या फिर नाड़ी देखकर या फिर झाड़ फूक करके और घरेलू उपचारों द्वारा इलाज हुआ करता था। बच्चों, आपको पता होगा आपके घर में अगर कोई बीमार हो जाता है या किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है तो आपकी मम्मी या दादी या नानी कोई घरेलू उपचार ही अभी भी बता देती हैं। तो आपको छोटी छोटी बीमारियों के लिए दवाएं लेने या डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। तो इस तरह के इलाज पहले भी चलते थे। लेकिन अभी क्या है कि अगर हम बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में, तो अभी अगर हम अब इलाज कराते हैं तो उसमें एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन, इन सभी आधुनिक उपकरणों ने उनकी जगह ले ली है। तो अब हमने जाना कि चिकित्सा के क्षेत्र में कैसा परिवर्तन आया है। अब हम बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में पहले गुरुकुल प्रणाली हुआ करती थी। गुरुकुल हुआ करते थे, आश्रम हुआ करते थे, वहां पर उनकी शिक्षा होती थी। तो और विद्यालयों में भी शिक्षक पढ़ाते थे। लेकिन इस समय इनकी जगह ले ली है इंटरनेट ने, कंप्यूटर ने, ओवरहेड प्रोजेक्टर ने और एडिशन ने। इस तरह से हम आज की शिक्षा पूर्ण करते हैं और हम फोन के द्वारा भी पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं अंतरिक्ष के बारे में। तो अंतरिक्ष में पहले जब हम अंतरिक्ष के बारे में जानकारी लेते थे तो वो एक साधारण दूरबीन के द्वारा लिया करते थे। लेकिन उसकी जगह अब मंगलयान, चंद्रयान और रडार ने ले ली है। इसके अलावा भी ऐसे कई उपकरण हैं जिनके द्वारा हम अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं रक्षा के क्षेत्र में। रक्षा के क्षेत्र में हम पहले उपयोग में लाते थे तलवार, तीर, धनुष आदि। इनके द्वारा हम अपनी रक्षा करते थे। लेकिन वर्तमान समय में हम पिस्तौल, मिसाइल, परमाणु बम और बंदूक, इन सब के द्वारा अपनी रक्षा करते हैं। तो बच्चों, ये तो विज्ञान के उपयोग थे वर्तमान समय में और परंपरागत समय में। अब हम बात करते हैं विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यातायात के जो साधन बढ़ते जा रहे हैं उसकी वजह से वायु प्रदूषण धरती पर बढ़ता जा रहा है और जीवन बहुत ही ज्यादा कष्टदायक हो गया है। अब हम बात करते हैं कि जो हम लगातार विज्ञान के
उपयोग से लगातार विज्ञान के जो चमत्कार हो रहे हैं, विज्ञान के साधनों का जो उपयोग हम करते हैं, उसमें रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक दवाएं भी हैं। उनका अत्यधिक उपयोग करने से जो मृदा का जो उपजाऊपन है वो खत्म हो रहा है, यानी कि मृदा प्रदूषण हो रहा है और जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं भूजल में जो एकत्र जल है वो भी लगातार नीचे, उसका स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि हम जो भूमिगत जल है उसका अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, आवश्यकता से अनुसार, आवश्यकता से ज्यादा हम उसका उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से भू स्तर नीचे खिसकता जा रहा है और फलस्वरूप कुएं और तालाब सूखते जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि लगातार बढ़ते हुए वाहनों से जो तीव्र ध्वनियां बढ़ रही हैं, उनसे भी हमारे धरती पर जो मनुष्य हैं, मानव हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है और कई तरह की मानसिक बीमारियां हो रही हैं। अब हम बात करते हैं रेडियोधर्मी विकिरण के कारण पृथ्वी पर कई तरह की बीमारियां और ये कई तरह के संकट आए हुए हैं। तो इस तरह से रेडियोधर्मी जो विकिरण हैं, उन्होंने भी हमारे जीवन को अत्यंत कष्टदायक बनाया है। अब हम बात करते हैं परमाणु बम की। आप जानते होंगे कि नागासाकी और हिरोशिमा में जब बम गिरा था तो उसमें कई सारे जीवन नष्ट हुए थे, जिसका असर आज तक देखा गया है। कई पीढ़ियों तक उसका असर देखा गया और मानव जाति का जो विनाश हुआ था, उस जैसा विनाश आज तक नहीं हुआ। पृथ्वी पर जो रेफ्रिजरेटर और एसी यूज किए जाते हैं, उनसे निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, उससे भी हमारी धरती पर कई तरह के संकट आते हैं। जो हमारी ओजोन परत है वो प्रभावित होती है और उसमें जो गैसेस निकलती हैं, जिसकी वजह से जो ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है, उस परावैंगनी किरणें जो सूर्य की तरफ से आती हैं, वो हमारी धरती को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं, क्योंकि क्लोरोफ्लोरो गैस के निकलने के कारण जो ओजोन परत है वो हमारा एक तरह से सुरक्षा कवच है, उसका क्षरण होता जा रहा है और वो पूरी तरह से विघटित हो रही है। तो इस तरह से हमने जाना कि विज्ञान के दुरुपयोग से कितनी समस्याएं हमारी धरती पर उत्पन्न हो रही हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम जानते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा दैनिक जीवन में विज्ञान, पूरे दिन में, पूरी दिनचर्या में हमारे जीवन में विज्ञान का क्या उपयोग है, हमने इसके बारे में पढ़ा। उसके अंतर्गत हमने कई सारे उपकरणों के बारे में जानकारी ली और हमने पढ़ा कि विज्ञान क्या होता है। विज्ञान यानी कि प्रकृति का विशेष ज्ञान, एक क्रमबद्ध ज्ञान। विज्ञान वह ज्ञान है जिसमें किसी भी अवधारणा यानी कि किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को प्राप्त किया जाता है, तो उसे हम विज्ञान कहते हैं। हमने विज्ञान की कई चरणों के बारे में भी पढ़ा। जिज्ञासा, परिकल्पना, पूर्वानुमान, विश्लेषण एवं प्रयोग। तो इन सभी चरणों के बारे में आज हमने जाना। उसके बाद हमने दैनिक जीवन में विज्ञान की देन पर बात की। दैनिक जीवन में विज्ञान ने हमें क्या क्या दिया है, हमें किन किन सुविधाओं से भरपूर किया है, जिसकी वजह से हमारा जीवन सफल हुआ है। दैनिक जीवन में हमने ऐसी कई उपकरणों के बारे में पढ़ा और जाना और उन सुविधाओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की कि उनका क्या क्या हमारे जीवन में उपयोग है। ऐसे कई सारे अन्य उपकरण भी हैं, जैसे ये उपग्रह, पंखा और इस तरह से किचन में और हमारे घरेलू जीवन में प्रयोग होने वाले कई सारे ऐसे उपकरण हैं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, जिनकी वजह से हमारा जीवन बहुत ही सफल बना है। उसके बाद हमने जाना कि परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की क्या भूमिका रही है। हमने जाना भोजन के क्षेत्र में हम पहले क्या क्या इस्तेमाल करते थे, उनके विषय में जाना। उसके बाद हमने वर्तमान क्षेत्र में भोजन के रूप में हम क्या क्या
इस्तेमाल करते हैं, हमने उन विषयों के बारे में जाना। फिर हमने कृषि के बारे में जाना। कृषि में हम परंपरागत समय में क्या उपयोग में लाते थे, जैसे बैल, कुआं, रहड़, गोबर, खादी, इनका हम प्रयोग करते थे। और अंत में हमने ये भी जाना कि वर्तमान समय में हम कृषि के क्षेत्र में क्या क्या उपयोग में लाते हैं। इसी तरह से हमने यातायात के बारे में भी जाना, हमने मनोरंजन के बारे में भी जाना, संचार के बारे में भी जाना और चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान के उपयोग को समझा। उसके बाद हमने शिक्षा पर बात की। शिक्षा के क्षेत्र पर हमने विज्ञान के सुविधाओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। फिर हमने अंतरिक्ष के बारे में जाना कि उसमें विज्ञान ने क्या क्या योगदान किए हैं। उसके बाद हमने रक्षा के क्षेत्र में भी विज्ञान पर बात की कि विज्ञान ने ऐसे कैसे कैसे उपकरण बनाए हैं जिनके द्वारा हमारी रक्षा संभव है। उसके बाद हमने जाना विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो बच्चों, आज के चैप्टर में हमने जाना कि यातायात के क्षेत्र में वृद्धि होने से, यातायात में वाहनों में वृद्धि होने से पर्यावरण प्रदूषण में भी वृद्धि होती है, तो उससे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। फिर हमने जाना कि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से भी हमारे धरती पर जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण की वृद्धि हुई है। हमने बाद में जाना कि भूजल के असंयमित और अत्यधिक दोहन से लगातार भूमिगत जल का स्तर गिरता जा रहा है और उससे कुएं और तालाब लगातार सूखते जा रहे हैं। उसके बाद हमने जाना कि लगातार तीव्र ध्वनियां उत्पन्न होने से, जो तेज आवाज में जो लाउड स्पीकर बजते हैं, उनसे जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, उनसे मनुष्य के दिमाग पर, मनुष्य के मस्तिष्क पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है और वो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। उसके बाद हमने बात की रेडियोधर्मी विकिरण के कारण उत्पन्न समस्याओं के बारे में। उससे हमारा पृथ्वी पर जीवन कितना कष्टदायक हो गया है उसके बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने बात की परमाणु ऊर्जा के अनुचित प्रयोग से जो पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन है वो कितना कष्टदायी रहा, पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन के लिए वो कितना घातक है, उसके बारे में हमने विस्तार से जाना। तो इस तरह के परमाणु बम के घातक प्रभाव के बारे में भी हमने जाना। आगे हमने बात की पृथ्वी पर रेफ्रिजरेटर और एसी के अत्यधिक प्रयोग से उससे निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रही है, क्योंकि जो हमारा वायुमंडल है उसकी सुरक्षा एक ओजोन परत होती है वो करती है। तो इन गैसों के लगातार निकलने से, इनके अत्यधिक फ्रिज और एसी के अत्यधिक प्रयोग से जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, इसके निकलने से हमारी जो ओजोन परत है उसका क्षरण हो रहा है। तो इसके बारे में भी हमने जाना। अब बच्चों, बात आती है हमारे होमवर्क की। तो होमवर्क में बच्चों आपको क्या करना है, आपके डेली लाइफ में जो आपके आसपास, आपके कमरे के आसपास, आपके रूम में, आपके घर में जो भी उपकरण मौजूद हैं, जो भी सामान हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उनको आपको देखना है। फिर उनके चित्र आपको एक चार्ट में बनाने हैं और अगर आप चाहें तो उस पर चित्र बनाकर कट करके पेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से एक आपको चार्ट तैयार करना है और आपको अपने माता पिता से बात करनी है कि जो उनके घरों में सामान यूज हो रहे हैं या जो इस समय जो उपकरण मौजूद हैं वो पुराने समय भी क्या ऐसे सामान हुआ करते थे। तो आपको अपने माता पिता, अपने बड़ोजनों, अपनी दादी से, अपनी नानी से, इन सभी से आपको इन उपकरणों के बारे में जानना है और बात करनी है। उनसे पूछना है कि उनके जमाने में क्या क्या इस्तेमाल होता था। जैसे कि अभी आपके घरों में जो स्टील के बर्तन उपयोग में आते हैं, तो अपनी दादी नानी से पता करना है कि उनके टाइम पर या उनसे पहले किस तरह के बर्तन उपयोग में आते थे। तो इसी तरह से आप कई वस्तुओं के बारे में पता लगाएंगे और अपने बड़े जनों से पूछेंगे। तो ये आपका रहा दूसरा गृह कार्य। अब तीसरा गृह कार्य है
आपको बच्चों एक निबंध लिखना है। निबंध यानी कि अपने शब्दों में कुछ लिखना है, विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। आप उसके बारे में कौन कौन सी पृथ्वी पर इस समय विज्ञान के दुरुपयोग से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा अपने विचार उसमें लिखने हैं। और अगर आप विचार ना लिख पाए तो उनके चित्र बना सकते हैं, तो आप उन समस्याओं के चित्र भी बना सकते हैं। तो ये तो बच्चों हो गई होमवर्क की बात। बच्चों अब हम बात करते हैं कि इस पाठ से हमें क्या सीख मिली, इस पाठ में हमने क्या जाना, इस पाठ से हमें क्या सीख मिली। तो इस पाठ से हमें सीख मिली कि हमें विज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, विज्ञान के साधनों का हमें सही रूप से उपयोग करना चाहिए। इसी तरह से हम विज्ञान के बारे में, विज्ञान के उपकरणों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं बच्चों हम नैतिक शिक्षा की। आप सभी पैर, अपने बड़े जनों के पैर तो छूते ही होंगे, अपने माँ बाप के, अपने बड़े जनों के। हो सकता है कुछ बच्चे नहीं छूते हों। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पैर छूना हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। विज्ञान की माने तो हमारे शरीर को, जो हमारे शरीर का मस्तिष्क है उसको उत्तरी ध्रुव की तरह और पैरों को दक्षिणी ध्रुव की तरह माना गया है। जब हम किसी बुजुर्ग के या अपने से बड़ों के पैर छूते हैं तो माना जाता है कि उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो उनकी ऊर्जा है वो पूरी तरह, उसका जो केंद्र होता है उनके पैर होते हैं। तो जब हम उनके पैर छूते हैं तो उनके पैरों की ऊर्जा हमारे शरीर में संचारित हो जाती है। तो इस तरह से सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में आती है। बच्चों हमारा शरीर में जो संचालन होता है वो हमारे मस्तिष्क के द्वारा होता है। तो जब हम आगे को झुकते हैं पैर छूने के लिए, तो जो हमारे शरीर की ऊर्जा है वो पूरी तरह से मस्तिष्क, जो हमारा केंद्र है शरीर का, वहां पर ऊर्जा का संचारण तेजी से होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारा शरीर सक्रिय हो जाता है। बार बार पैर छूने से, नीचे झुकने से, कभी पैर छूने के कई तरीके हैं। कभी हम पैर लेट कर छूते हैं, बैठ कर छूते हैं और झुक कर छूते हैं। तो इन कई तरीकों से जब हम पैर छूते हैं तो बच्चों हमारे शरीर का एक व्यायाम भी हो जाता है और हम स्वस्थ रहते हैं। तो किसी के पैर छूना एक विनम्रता का भाव भी प्रकट करता है। जब हम किसी के पैर छूते हैं, अपने से बड़ों के पैर छूते हैं, तो उनके लिए एक सम्मान भाव भी प्रकट करता है। तो पैर छूना बहुत ही अच्छी आदत है। आप सबको अपने से बड़ों के और माता पिता के रोज पैर छूने चाहिए, क्योंकि इससे एक तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आपका व्यायाम होता है और हम दूसरे का सम्मान भी करते हैं तथा हमारा विनम्रता का भाव भी प्रकट होता है। तो इस तरह से हमने इस पाठ को आज जाना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आइए मिशन प्रेरणा से जुड़कर आप भी बनिए अपने घर